बहू, रात के 11 बज रहे हैं। रोहन अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फ़ोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। विमला जी अपनी बहू मधु को डांटते हुए बोली। मुझसे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके हैं। आप फ़ोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। मधु ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया। हाँ, मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फ़ोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। विमला जी ने पलटकर जवाब दिया। पर इस बार भी मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए विमला जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर रोहन को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। ये रोहन भी ना कभी भी टाइम से घर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसी के जैसी आई हुई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं उसे। अरे पत्नियाँ तो अपने पति को बांध कर रखती हैं, और एक इसे देखो तो। अब तक रोहन को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई विमला जी वापस बाहर आई तो देखा मधु अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो वो सो चुकी थी। विमला जी वापस हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये? पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई। बेशरम कही की। विमला जी ने फिर से रोहन को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन रोहन ने एक बार फिर से फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गईं। रात को 12:30 बजे घर की डोरबेल बजी। विमला जी ने भागकर दरवाज़ा खोला तो देखा रोहन नशे की हालत में खड़े था। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर विमला जी ने उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लाया और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर। कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? विमला जी उसे डांटते हुए बोली। लेकिन उसे होश हो तब तो वह कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो विमला जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गईं। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी तो मैं भी क्या करूं? पहले एक खून पीता था, अब ये दो दो लोग मिलकर खून पीते हैं। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में रोहन अभी भी सोया पड़ा था, जबकि मधु वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। विमला जी को देखते ही मधु ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर विमला जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है। लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से उतर रही है ये चाय। विमला जी की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रही हैं। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? मधु की बात सुनकर विमला जी गुस्से में उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर मधु बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ़ सफाई करने के लिए तो आप उससे साफ़ सफाई करवा लेना, और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने के लिए। शाम तक वापस आ जाऊँगी। शाम को भी क्यों वापस आती है, वहीं पर रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो आप भी माँ जी? वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू तो ससुराल में ही होनी चाहिए, यही तो संसार का नियम है, कहकर मधु वहाँ से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने ऑटो पकड़ा और अपने मायके के लिए रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब रोहन शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत कर दी। उसने हैरानी से विमला जी की तरफ देखा तो विमला जी ने बात को संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। विमला जी की बात सुनकर मधु हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी ज़िंदगी दांव पर लगा दी?
पूरी रात मधु के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन मधु पग फेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, माँ ने ज़रूर इतना कहा, बेटा जैसा भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़कर भी यहाँ आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ क्या रखेंगे? तू इसकी उम्मीद मत कर। मधु को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब रोहन शराब पीकर आता तो मधु रोती, परेशान होती, पर विमला जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाल कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले रोहन ने शराब के नशे में मधु की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इसी कारण कि मधु ने उसे शराब पीने से रोका था। विमला जी उसमें भी मधु में ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी? मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे तो उठाता है, फिर तो हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या ही करेगा? थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो कर ही क्या लोगी तुम? दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रख रखा है वही बड़ी बात है। सो मधु ने भी सोच लिया कि अब रहना इसी घर में है तो या तो ऐसे ही ज़िंदगी भर मार खाते हुए रहो और रोते रहो, या फिर बेशरम हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुन लो। मधु ने दूसरा रास्ता चुना। मधु को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि रोहन उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो मधु से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए वो अब रोहन से जब भी नशे में होता ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो विमला जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद रोहन ने नशे की हालत में विमला जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज किया था, इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो वो थी नहीं, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहाँ से कॉल आया था तो आज वहीं जा रही थी। वह वहाँ पहुँची तो नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे ज़रूरी पेपर्स डिपॉजिट कर दिए। उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। जब वापस लौट कर आई तो रोहन भी होश में आ चुका था। विमला जी गुस्से में बैठी उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, विमला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, बेशरम कहीं की। विमला जी की बात सुनकर मधु बोली, कैसी बात कर रही हो आप माँ जी? खाना तो बनाकर गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतज़ार कर रही थी आप? मधु, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम तो मायके पहुँची ही नहीं, अचानक रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर मधु ने रोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ, ये देखो, ये होता है औरत का तिरिया चरित्र, मायके के नाम लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। विमला जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है मधु? तुम्हारी सारी ज़रूरत तो मैं पूरी कर रहा हूँ। रोहन ने शांतिपूर्वक मधु से पूछा। तब मधु ने कहा, मुझे मेरे मायके का कोई संबल नहीं है, मुझे अपने संबल खुद बनाना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूँ कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर रोहन सख्ते में आ गया, जबकि विमला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है, बेशरम, अपना घर अपने हाथों से तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो भी है उसे भी बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जिसकी अपनी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले
इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए रोहन जी, आप नशा छोड़ेंगे या पत्नी? रोहन काफ़ी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये एक मौका लूँगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहाँ मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं विमला जी हैरान खड़ी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। आखिर इतनी कोशिश, जो काम विमला जी नहीं कर पाई वो मधु ने कर लिया। दूसरे दिन ही रोहन ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों की मशक्क़त के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज विमला जी अपनी उसी बेशरम बहू की नज़र उतारती नहीं थकती।